चलिए एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। फटाफट जरा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का वीडियो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, एग्जाम में बार बार आता है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन अपने आप देख लेंगे। फटाफट से मैं उसको थोड़ा सा बोल रहा हूँ। एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर इनटू चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में टूट जाता है जब पानी में डिजोल्व किया जाता है, जैसे कि NaOH NaCl हो गया, अपने आयन में टूट जाता है Na आयन में, और Cl आयन में टूट जाता है जब डिजोल्व किया जाता है। जैसे KCl अपने आयन में टूट जाता है, K आयन और Cl आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इस प्रोसेस को कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट को फ्लो कराते हैं और इन इलेक्ट्रोलाइट्स को करंट के इफेक्ट से इनके आयंस में तोड़ते हैं। तो इनके आयन में तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो और लिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग आयंस, आयोनिक कंपाउंड इनटू देयर आयंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। ये छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी, कभी पूछ लेते हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझना और ढंग से समझना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम कैसे देखेंगे? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम इस टाइप से देखते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहला काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। चलिए देखते हैं काम कैसे करेगा हमारे पास ये। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर एक सॉल्यूशन, एक सेल लिया हमने, और इस सेल के अंदर हमने एक सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन क्या भर दिया? पहले मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं पहले एक 2 रॉड लगाता हूँ जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, और ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो क्रिया नहीं करेंगे, जो इस केमिकल के साथ, ये जो इसके साथ हमने सॉल्यूशन भरेंगे यहाँ पर, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो दोनों वायर हमने प्लेटिनम के ले लिए, तो प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, पहला काम। दूसरा, इसके अंदर अभी मैंने भर दिया NaCl, और NaCl कैसा? मोल्टन, गला हुआ। ऐसा NaCl नहीं जिसको पानी में घोल करके बनाया हुआ NaCl है, केवल मोल्टन। तो इसके अंदर मैंने ले लिया NaCl, और NaCl है मोल्टन, केवल गला हुआ। तो मोल्टन NaCl इसके अंदर हमने ले लिया, गला हुआ NaCl। ओके, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी ये आ गई, इस पर प्लस, इस पर माइनस। इसी बैटरी की केमिकल एनर्जी, इसी बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो इस पर भी प्लस है और इस पर भी माइनस है। तो इनमें से एक रॉड एनोड होगी और एक रॉड कैथोड होगी। तो इनमें से एनोड कौन होगी? ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसके आधार पर डिसाइड नहीं करेंगे। एनोड वो होगी जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा होगा। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जिस रॉड पर, उसको हम एनोड कहेंगे। जिस रॉड पर रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम कैथोड कहेंगे। चलिए देखते हैं कौन एनोड और कौन कैथोड है, इसको डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम यही होगा, किसी सेल में Na आयन है और Cl आयन है। ठीक है, क्योंकि मोल्टन NaCl है, गला हुआ है, तो अपने आयन्स में टूट गया होगा। Na आयन है और Cl आयन है। अब देखिए Na आयन किसकी तरफ भागेंगे? Na पे पॉजिटिव चार्ज है, तो Na आयन इस रॉड की तरफ को भागेंगे, नेगेटिव वाली रॉड की तरफ को। तो Na आयन इधर भागेंगे। तो Na आयन का होगा क्या? आंसर है ये Na आयन जो इधर की तरफ को भाग रहे, Na में कन्वर्ट हो जाएंगे, Na में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब चार्ज देखिए, दोनों तरफ एक कहना हो गया, Na हो गया, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ताकि 1 प्लस 1 माइनस 0, और इधर भी 0, चार्ज बैलेंस। तो ये क्या हो रहा? ये आप देख रहे हैं कि ये रिडक्शन हो रहा। रिडक्शन क्यों हो रहा? क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज था, प्लस 1 है, इससे 0 रिड्यूस हो रहा, चार्ज कम हो रहा। 0 +1 से 0, +1 से 0 रिड्यूस हो रहा। तो रिडक्शन की रिएक्शन होगी। जहाँ रिडक्शन होता है वो क्या होता है? कैथोड होता है। तो ये हमारे पास कैथोड आ गया।
मैंने बोला रिडक्शन होता है कैथोड पर, तो कैथोड कौन है, जहाँ Na जा रहा है, यानी कि ये, तो ये हमारे पास कैथोड हमने डिसाइड कर दिया कि ये वाली रॉड कैथोड है। तो ऑब्वियसली ये वाली जो रॉड होगी वो एनोड का काम करेगी। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए कैसे एनोड पर हम ऑक्सीडेशन को शो करेंगे। इसके अंदर हमारे पास अब Cl आयन है, तो Cl आयन का क्या होगा, Cl आयन कन्वर्ट होंगे Cl2 में। यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 2Cl आयन और Cl2 ये इस टाइप से इसके अंदर, तो Cl2 यहाँ पर निकलेगी और सोडियम यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो देखिए ये क्या हो रहा, यहाँ पर -2 से 0 हो रहा, यानी कि बढ़ रहा का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा। कम होता यानी रिड्यूस होता तो रिडक्शन होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। किसको एनोड कहेंगे, जहाँ क्लोरीन जा रहा, क्लोरीन इस पर जा रहा, तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। हमने एनोड और कैथोड पर का निर्धारण कर दिया। कैथोड पर कौन सी मेटल जा रही है, तो सोडियम जा रही है, और एनोड पर क्या जा रहा है, तो क्लोरीन जा रही। तो एनोड पर क्लोरीन और कितना जा रहा, तो इसको पढ़ने के लिए हम फैराडे का लॉ पढ़ेंगे। तो फैराडे के लॉ से हमको पता चलेगा कि एनोड पर ये कितना और कितना जा रहा। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ से सोडियम यहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ से क्लोरीन यहाँ इकट्ठी होगी, ठीक है, क्लियर है इतना। अब अगर जो हम थोड़ा सा इसमें चेंज ले लें, और चेंज क्या ले लें कि जो NaCl है ये मॉल्टन NaCl ना ले करके इसको एक्वस NaCl ले लें, पानी में घोल करके इसके आयन बनाते हैं, तो एक्वस NaCl लेते हैं, और एक्वस में भी कंसनट्रेट NaCl। तो मैंने यहाँ पर NaCl लिया, अब की बार कंसनट्रेट NaCl है और NaCl एक्वस है, मतलब पानी में तो घोल रखा लेकिन बहुत ज़्यादा घोल रखा, NaCl की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या क्या होगा, अब एनोड पर क्या हो निकलेगा, अब कैथोड पर क्या निकलेगा, फिर बताना है इसमें हमने। तो एनोड और कैथोड पर क्या निकलेगा उसके लिए देखते हैं जरा। हमारा एनोड कैसा है, पॉजिटिव, कैथोड कैसा है, नेगेटिव। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे, Na आयन होंगे, Cl आयन होंगे, वाटर भी आ गया। अब तो वाटर की वजह से इसके अंदर H आयन भी होंगे और OH आयन भी होंगे। तो H आयन और OH आयन और आ जाएंगे। Na और Cl आयन तो थे ही, तो 4 प्रकार के आयन हो गए, Na आयन, Cl आयन, H आयन, OH आयन। अब देखो Na आयन और H आयन कहाँ जाएंगे, आंसर है ये दोनों प्लस हैं तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। नेगेटिव मतलब कैथोड था इस सेल के अंदर, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव की तरफ को भागेंगे, कैथोड की तरफ को भागेंगे, इसकी तरफ को भागेंगे। तो इस पर कौन इकट्ठा होगा, Na आयन और H आयन। और यहाँ पर कौन एकत्रित होगा, इधर की तरफ को Cl आयन और OH आयन, ये ठीक है। अब लेकिन मुक्त कौन होगा, निकलेगा कौन, किसे बोलेंगे कि एनोड पर मिलता है, किसे बोलेंगे कैथोड पर मिलता है। एनोड पर तो 2 चीज़ें पहुंची, दोनों के साथ लड़ाई स्टार्ट हो गई कि मैं एनोड पर रिएक्शन करूंगा, इसमें से भी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब इनमें से कौन जीतेगा, Na और Cl में से, तो इसका कौन बताएगा, तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमारे पास, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी कि इनमें से यहाँ पर कौन इकट्ठा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास इस प्रकार से होती है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ऐसे ऐसे करते चलते रहते हैं इसको। सोडियम भी ले लेते हैं, चलो इसके नीचे। और मेन हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के नीचे के क्या क्या चीज़ें हैं, हाइड्रोजन के नीचे की मेटल्स कौन सी हैं, हाइड्रोजन के नीचे के पदार्थ कौन से हैं, सब्सटेंस कौन से हैं, उनको ध्यान करना है हमने कि इसके नीचे कौन से हैं। तो इसके जस्ट नीचे हम कॉपर लेते हैं, उसके बाद सिल्वर लेते हैं, उसके बाद Cl माइनस लेते हैं, उसके बाद Br माइनस लेते हैं। इसके नीचे ये Cl की ज़रूरत पड़ेगी, इसके ज़्यादातर हाइड्रोजन के नीचे के जो सब्सटेंस है इनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो इनको जरा ढंग से देख लेंगे। Br के नीचे क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, OH माइनस है, कॉपर, सिल्वर, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस और F माइनस, और भी बहुत सारे इनके बीच में हो सकते हैं, लेकिन हमने मेन यूज़ कर लिए जिनका कि हमको यूज़ करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस सीरीज, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे नीचे होता है, यानी कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो सबसे ऊपर होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद कर लिया कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो सबसे ऊपर वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो सबसे नीचे वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये सब, इसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा।
जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है उसका रिडक्शन आसानी से होता है। फिर दोबारा से, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है उसका रिडक्शन ज़्यादा अच्छी तरह से होता है, और जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन इजीली होता है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी धीरे धीरे घटेगी, ऑक्सीडाइज्ड होने की प्रॉपर्टी घटेगी और धीरे धीरे रिड्यूस्ड होने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो हम कहाँ जाना चाह रहे? तो आंसर है कि हम पहले कैथोड पर जाना चाह रहे। कैथोड पर क्या होगा कि कैथोड पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका ज़्यादा अच्छा होता है? तो रिडक्शन उसका ज़्यादा अच्छा होता है जो नीचे होता है। रिडक्शन किसका ज़्यादा अच्छा होता है? जो नीचे होता है। कैथोड पर वो जाएगा जो नीचे होगा, ये याद रखेंगे, जो जिसका रिडक्शन होगा। तो हम सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में से देखा हमने कि किसका रिडक्शन होगा। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन नीचे है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन इजीली होगा सोडियम के कंपेयर में। तो यहाँ पर कैथोड पर कौन मुक्त होगा? तो पता लगा हाइड्रोजन मुक्त होगा। यहाँ पर कैथोड पर इकट्ठा होने वाला सब्सटेंस कौन है? तो हाइड्रोजन है। बोलो समझ में आई बात? नीचे की तरफ को चलने पर रिड्यूस होने की पावर बढ़ेगी, तो रिड्यूस होने की पावर बढ़ेगी तो कैथोड पर हमको यही चाहिए कि कौन आसानी से रिड्यूस होता है? तो हाइड्रोजन आसानी से रिड्यूस होता है। तो चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड वाली रिएक्शन लिख देता हूँ मैं। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया तो हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो गया। रिड्यूस क्यों हुआ? 2 प्लस थे 0 हो गए, कम हो गए, तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास रिडक्शन हो गया। और ये कहाँ पर इकट्ठा हुआ? तो आंसर है कैथोड पर इकट्ठा हुआ ये हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से जो कैथोड पर निकलने वाला सब्सटेंस है वो है जो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होगी, इकट्ठी होगी हाइड्रोजन। अब बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर इन दोनों की लड़ाई हुई। एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन के लिए क्या देखेंगे कि ऊपर कौन है? जो ऊपर होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ से चला मैं, यहाँ से चला मैं, यहाँ से चला मैं। OH और Cl के बीच में लड़ाई थी तो Cl ऊपर है तो यहाँ पर Cl निकलेगा। तो रिएक्शन क्या होगी? Cl माइनस इक्वल टू Cl2। यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। इसलिए एनोड पर कौन सी गैस निकली इस बार? क्लोरीन। तो जब हम कंसंट्रेट NaCl लेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पर और क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड पर। हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पर, क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड पर। तो हाइड्रोजन गई, क्लोरीन गई, क्या बचा? Na और OH। Na और OH आपस में मिलेंगे, NaOH का निर्माण कराएंगे। इसलिए इस प्रोसेस में pH वैल्यू बढ़ जाएगी। pH वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी? तुम समझ रहे हो कि बेस बन रहा, और बेस बनने से pH वैल्यू इसकी सिस्टम की, इसकी सॉल्यूशन की pH वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए इसमें pH वैल्यू इसमें इंक्रीज करेगी। चलिए समझ में आ गया। 2 केस हमने पढ़े, मॉल्टन NaCl का और कंसंट्रेट NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें कौन कौन वहाँ पर निकल रहे हैं? चलिए तीसरे केस में आते हैं हम। अब तीसरे में हमने फिर NaCl लिया, अब फिर हमने एनोड और कैथोड पर निकलने वाले सब्सटेंस चेक करने हैं। अब की बार हमने एक्वस NaOH लिया लेकिन डाइल्यूट लिया। अब की बार हमने डाइल्यूट ले लिया इसके अंदर। तो डाइल्यूट लेने पर क्या हुआ आपका? अब देखिए दोबारा से, फिर भी वही निकले। 4 ही प्रकार के आयंस होंगे। Na होगा, Cl होगा, Na और Cl होगा इस NaCl से, और H और OH होगा। फिर भी वही उसी प्रकार से पहुंचेंगे। फिर उसी प्रकार से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी Na और H आयन में। तो Na और H आयन में से कौन जीतेगा? जो नीचे होगा। तो नीचे कौन है? H आयन है। H आयन नीचे है तो H आयन निकलेगा। तो कैथोड पर फिर पहले की तरह से H आयन निकलेगा, सॉरी हाइड्रोजन निकलेगी। ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा H आयन। 2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पर कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है? रिडक्शन। अब आइए बात एनोड पर। एनोड पर क्या देखना है? एनोड पर यह देखना है कि कौन ऊपर है। जो ऊपर होता है आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। तो ऊपर क्लोरीन है, लेकिन अब की बार क्लोरीन नहीं निकलेगी। इसलिए नहीं निकलेगी क्लोरीन इस बार क्योंकि क्लोरीन ऊपर तो है लेकिन OH ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि डाइल्यूट है तो पानी की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर भी ज़्यादा H आयन, लेकिन H आयन तो निकल ही रहा है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा और कम की बात करी नहीं। यहाँ पर हम ज़्यादा और कम की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर OH ज़्यादा मात्रा में है और Cl निकल रहा है, लेकिन Cl नहीं निकल पाएगा, OH निकलेगा क्योंकि OH काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है।
तो यहाँ पर निकलना तो Cl चाहिए था इस नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन OH की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि Cl के कंपेयर में वाटर, ये NaCl के कंपेयर में वाटर बहुत ज़्यादा था, तो OH निकलेगा। अच्छा, जब भी OH निकलेगा एक याद करी हुई रिएक्शन लिखेंगे हम कि OH को कैसे करके हम इसमें शो करेंगे कि OH का क्या होगा। तो देखिए OH की रिएक्शन ऐसे बनेगी, ध्यान करते हैं जरा, मैं इसको रब कर देता हूँ कि OH की रिएक्शन का क्या होगा। तो 4OH माइनस इज इक्वल टू, याद करो इसको रिएक्शन को, 4H2O प्लस O2। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है 4O यहाँ पर 2 लगाता हूँ, सॉरी, 2 और 2 4O, 4H और 4H, रिएक्शन बैलेंस हो गई। चार्ज को बैलेंस कीजिए, 4 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस। अब देखो क्या हो रहा है, ये कहाँ निकल रहा है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही, आंसर है ऑक्सीडेशन हो रहा। कहाँ पर हो रहा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा। तो ऑक्सीडेशन होने पर एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, आंसर है O2, ऑक्सीजन गैस निकलती है। यहाँ पर देखो तुम जरा, ऑक्सीजन गैस निकल रही है यहाँ पर, OH नहीं निकल रही यहाँ पर। OH से क्या कौन सी गैस बन रही, ऑक्सीजन। तो एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त हो रही इस बार, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही। कितनी हो रही, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको हम फैराडे के लॉ से समझेंगे कि कितने कितने गैस, इसमें कितना सब्सटेंस फ्री होता है, कितना निकलता है इसमें सब्सटेंस। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा pH वैल्यू के बारे में भी बात कर लें कि pH वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर कौन निकल गया, OH, और यहाँ पर कौन निकल गया, H, और क्या बचा सॉल्यूशन में, NaCl बचा। तो pH पे क्या इफेक्ट पड़ना, कुछ भी नहीं, ना तो H आयन बढ़े ना OH आयन बढ़े। यदि H आयन बढ़ते तो बेसिसिटी बढ़ती, OH आयन बढ़ते तो उसकी यदि H आयन बढ़ते तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती, और OH आयन बढ़ते तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती। लेकिन ना तो यहाँ H आयन बढ़े ना OH आयन बढ़े, NaCl ही रहा। तो इसके pH पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट लिख देंगे इसके pH पर अगर इसमें पूछा तो अभी तक हम जो ये बात कर रहे हैं वो सारी बातें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड पर बात कर रहे थे, और NaCl की तीनों कंडीशन ले ली हमने, मॉल्टन भी और एक्वस के अंदर डाइल्यूट भी और कंसनट्रेट भी। ठीक है, इसको ध्यान करते रहेंगे। अब एक बार अगर जो प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके देखेंगे इसको। चलिए अब चलते हैं हम तीसरा फिर दोबारा से NaCl, लेकिन अब की बार हम इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लेते, अब की बार हम इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, और एक्टिव इलेक्ट्रोड में सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं हम जरा, और कॉपर का यूज़ करो, किसी का यूज़ करो। मैं फिर थोड़ा सा सिल्वर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिल्वर का मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं, कॉपर का यूज़ कर सकते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी का भी यूज़ कीजिए। तो हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड अब की बार इसमें ले लेते हैं। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड लेने पर फिर दोबारा से ये एक पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर क्या हुआ, अब की बार हमारे पास कौन कौन से आयन हैं, तो आंसर है कि NaCl है, तो NaCl है, तो Na और Cl है। तो Na और Cl, एक तो Na आयन है, एक Cl आयन है, एक H आयन है, एक OH आयन है। ठीक है, Na आयन, Cl आयन, H आयन, OH आयन, और साथ में Ag भी है। ये Ag भी चाहता है, इनर्ट है, मतलब ये भी रिएक्शन करना चाहता है, ये भी तो चाहता है रिएक्शन करनी, तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा आपकी बार। तो एक काम करते हैं हम, पहले हम प्लस पर भेजते हैं किसी को। तो प्लस पर कौन जाएंगे, माइनस वाले, तो कौन कौन भागे, Cl भागा, OH भागा और Ag भागा। ये तीनों ने दौड़ लगा दी किसकी तरफ को, प्लस की तरफ को। अब इन तीनों में से कौन जीतेगा, तो प्लस का मतलब एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, आंसर है ऑक्सीडेशन उसका होता है जो इन सब में से, इसमें Cl में से, OH में से और Ag में से ऊपर होगा। जो ऊपर वाले होते हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है, और जो नीचे को चलते हैं इनका रिडक्शन होता है। तो इन तीनों में से कौन जीतेगा, तो जो ऊपर होगा। तो ऊपर कौन है, ऊपर हमने देखा किस किस में से, Cl, OH और Ag में से, OH, Ag और Cl में से हम देख रहे Ag ऊपर है। तो ये दोनों हार गए, ये भी नहीं निकल पाएगा, ये भी नहीं निकल पाएगा, Ag निकलेगा एनोड पर। तो एनोड पर Ag कैसे निकलेगा, इसकी रिएक्शन इस टाइप से आएगी, Ag इज इक्वल टू Ag के ऊपर एक प्लस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, अब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है उसे क्या कहते हैं हम, एनोड। तो एनोड पर इसी को निकलना चाहिए था, एनोड पर इसी को निकलना है हमारे पास। किसको, एनोड पर कौन निकल रहा, तो सिल्वर निकल रहा। तो सिल्वर का क्या होगा, देखो सिल्वर यहाँ से ऐसा होगा
कि सिल्वर की जो रॉड है इसमें से सिल्वर टूट टूट के यहाँ गिरेगा Ag आयन के रूप में नीचे की तरफ गिर जाएगा सॉल्यूशन में। यहाँ पर सिल्वर आयन गिरते जाएंगे, सिल्वर आयन गिरते जाएंगे। इसका मतलब ये वाली जो रॉड है ये पतली होती जाएगी और पतली होती जाएगी और पतली होती जाएगी, यहाँ पर सिल्वर आयन गिरते चले जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो सिल्वर आयन इसमें यहाँ पर गिरते चले जाएंगे, हमारे पास सिल्वर आयन यहाँ पर गिरते चले जाएंगे। आप क्लियर हो गया कि यहाँ पर एनोड पर सिल्वर इकट्ठा होगा, एनोड पर हमारे पास कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सिल्वर। तो सिल्वर यहाँ पर सॉल्यूशन में आता जाएगा इसमें। ठीक है, सिल्वर इसमें मुक्त होगा। एनोड पर मुक्त होने वाले सब्सटेंस का मान बताओ, मात्रा बताओ, नाम बताओ। तो सिल्वर यहाँ पर एनोड पर मुक्त हो रहा। ठीक है, कितना हो रहा फिर बाद में बात होगी वो। अब चलते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या स्थिति होगी, कैथोड पर कौन कौन लड़ने आए। आंसर है कैथोड पर लड़ने आया H आयन, माइनस है यहाँ तो H आयन आया, और कौन आया यहाँ पर Na आयन आया, और साथ में सिल्वर आयन भी पॉजिटिव है तो ये भी इधर को दौड़ पड़ा, तो Ag आयन भी आया। ये तीनों आए इसमें। अब यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए। रिडक्शन किसका ज़्यादा अच्छा होता है, जो जितना नीचे होता है। तो नीचे कौन है इन तीनों में से, H, Na और Ag में से। तो H, Na और Ag में से Ag नीचे है तो यहाँ पर भी Ag निकलेगा, तो कैथोड पर भी Ag आएगा। रिएक्शन क्या होगी, Ag आयन इज इक्वल टू Ag, सही करके, Ag आयन प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag। और ये हमारे पास नहीं, ये हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ होता है, तो कैथोड पर होता है। तो कैथोड पर सिल्वर इकट्ठी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो सिल्वर आयन यहाँ से नीचे सॉल्यूशन में कूद रहे थे, यहाँ से इसकी तरफ चलने लगेंगे सिल्वर आयन, और सिल्वर आयन यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे। तो ये रॉड होती जाएगी मोटी, ये रॉड होती जाएगी मोटी, और ये रॉड होती जाएगी पतली। धीरे धीरे Ag आयन इसमें आते जाएंगे। देखो Ag आयन यहाँ से इसमें इकट्ठे होते जाएंगे। तो इसलिए इसमें एनोड पर क्या फ्री हो रहा, कौन सा सब्सटेंस फ्री हो रहा, तो सिल्वर। एनोड पर सिल्वर, और कैथोड पर भी क्या फ्री हो रहा या क्या एकत्रित हो रहा, तो हम बोलेंगे वहाँ पर भी सिल्वर एकत्रित हो रहा इसमें, जब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया। ऐसे ही अगर जो हम कॉपर का यूज़ करते तो कॉपर में भी यही सब कुछ होता, क्योंकि कॉपर में भी यहाँ पर लड़ाई ऐसी होती, क्योंकि यहाँ पर हम कॉपर लेते तो कॉपर के अंदर भी क्या होता कि एनोड पर हमने देखना है, एनोड पर क्या देखना है, तो ऑक्सीडेशन देखना है। तो ऑक्सीडेशन हमने देखना है एनोड पर, तो एनोड पर इन तीनों में से कौन जाएगा एनोड पर इन तीनों में से एनोड पर, कॉपर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर Cu। तो इन तीनों में से कौन जाएगा, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर इन सब में से कॉपर ऊपर आता तो कॉपर निकलता, यहाँ पर कॉपर आयन आते और कॉपर आयन यहाँ इकट्ठे हो जाते। जैसे सिल्वर के लिए बात करेंगे वैसे ही कॉपर के लिए बात करेंगे, वैसे ही जिंक के लिए बात करेंगे। ऑलमोस्ट सबके लिए इसी प्रकार से बात होगी इनर्ट इलेक्ट्रॉन लेने पर, इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करने पर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें आगे। इस प्रोसेस का इसका यूज़ हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में करते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या हो, देखो मान लिया ये जो रॉड थी सिल्वर की, ये जो सिल्वर की, मान लिया मेरे पास एक रॉड है सिल्वर की, और ये जो सिल्वर है, जो मैंने सिल्वर की रॉड में जो सिल्वर बनाया, ये बहुत अच्छा सिल्वर नहीं है, ये प्योर सिल्वर नहीं है, ये इम्प्योर सिल्वर है। इसको प्योर करना है तो प्योर करने के लिए इस रॉड को उठाओ और यहाँ लगा दो, और यहाँ पहले से ही कोई भी सिल्वर बना हुआ, कोई भी जो बना ही रहता है हमारे पास, सिल्वर की कोई रॉड, सिल्वर की कोई चम्मच, सिल्वर का कोई पदार्थ, कोई उसकी रॉड यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर सिल्वर का एक रॉड डाल दिया जो प्योर है, जैसे कि सिल्वर की कोई चम्मच ही डाल दी, इस यहाँ जोड़ दिया हमने, और यहाँ पर ये वाली रॉड डाल दी जो इम्प्योर है, जो इम्प्योर रॉड है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने इम्प्योर रॉड में से सिल्वर टूट टूट के नीचे गिरेगा और इस सिल्वर की चम्मच पर इकट्ठा होता जाएगा, सिल्वर की चम्मच पर इकट्ठा होता जाएगा। धीरे धीरे इसमें से सारा सिल्वर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा, और एनोड पर क्या बच जाएगा, तो इम्प्योरिटीज़ बच जाएंगी हमारे पास, ब्लैक मड के रूप में इम्प्योरिटीज़ इसमें बच जाएंगी, और यहाँ पर हमारे पास वो इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं ना कि ये वाला जो सेल है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है, और इससे पहले हम जो सेल यूज़ करते थे, यानी कि कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सॉरी। तो हम कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम ऐसे करके पढ़ते थे कि उसमें दो अलग अलग सेल यूज़ करते थे, हाफ सेल, और उसके अंदर हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोड डालते थे, और उन इलेक्ट्रोड को यहाँ पर वोल्टमीटर से जोड़ते थे। ठीक है,
ये पिछला प्रोसेस है हमारा कि हम कैसे कैसे करते थे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसमें क्या डिफरेंस है, या एक काम यूँ समझो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और में तो हमने फ़ायदे देख लिए थे कि उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि केमिकल रिएक्शन कराओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्यों वेस्ट करें हम केमिकल एनर्जी बनाने के लिए? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी बनानी पड़ती है बहुत सारी जगह, जैसे कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम इसका यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और H2 और O2 वो इसकी एप्लीकेशन भी हो जाएंगी कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग समझे ना, ये सिल्वर का जैसे रिफाइनिंग कर रहे हैं हम ऐसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आप पहला पॉइंट क्या समझ रहे हैं आप इसमें से? पहला पॉइंट समझ रहे हैं कि इसमें केवल एक से एक जो हम इसके जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक ही सेल के अंदर डुबो के रखते हैं, और इसमें 2 हाफ सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डुबा के रखते हैं। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। एक इसकी डेफिनेशन हो गई कि ये सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा हमने बोल ही दिया, इसमें एक ही सेल का यूज़ करते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें 2 हाफ सेल लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें ये पॉजिटिव होता है एनोड और कैथोड नेगेटिव होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और कैथोड होता है जो पॉजिटिव होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये एनोड है और ये बोलूँ कैथोड है, जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा, एनोड होगा नेगेटिव होगा, कैथोड होगा पॉजिटिव होगा। दूसरा, इसमें हम सॉल्ट ब्रिज का भी यूज़ करते थे, लेकिन इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, दोनों एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 हाफ सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अगर इसको ढंग से पढ़ लेंगे तभी हम फैराडे के नियम के बारे में, फैराडे लॉज के बारे में ढंग से बात कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।